अस्सलामुअलैकुम। न्यू पाकिस्तान के साथ मैं हूँ हिना सलमान। शो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं। खुशखबरी ये है कि इंडोनेशिया में होने वाले इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में पाकिस्तान के बासलाहियत एथलीट आमिर खान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल और बेस्ट प्लेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया। ये कामयाबी ना सिर्फ आमिर खान के अनथक मेहनत, लगन और जज्बा हुब्बुल वतनी का सबूत है, बल्कि पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा भी है। आमिर खान का कहना है कि ये सब अल्लाह ताला के फजलो करम, अपनी मेहनत और कौम की दुआओं से मुमकिन हुआ है। ताहम उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए भी बताया कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की माली या इंतजामी मदद फराहम नहीं की गई। आमिर खान के मुताबिक वो इन जैसे कई खिलाड़ी अपनी ज़ाती अखराजात पर बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करते हैं, लेकिन फिर भी मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरज़्म रहते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि आमिर खान ने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। इससे कबल वो मलेशिया में होने वाले इवेंट में भी एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। उनकी ये मुसलसल कामयाबियां इस बात का सबूत है कि अगर उन जैसे बासलाहियत खिलाड़ियों को हुकूमती सरपरस्ती और मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएँ तो वह आलमी सतह पर मज़ीद नुमाया कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं। और सवाल यह है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे सब इवेंट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, मगर ये सारे जो एथलीट्स हैं ये मंजर आम पे क्यों नहीं आते? क्या हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं इनको कोई ना कोई वेलफेयर दिया जाता? तो हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खान, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले उनको वेलकम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हो आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन किया है। खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। फिर तमाम पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों मुझे सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया लिहाज से, और हमारा आवाज़ और पहला इंटरव्यू आप लोगों के साथ। अभी भी मैं इंडोनेशिया में हूँ। ये हमारा मेडल है और ये मेरा बेस्ट प्लेयर अवार्ड है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए दुआ की और अल्लाह ने इतना बड़ा कामयाबी हमें दिया। तो इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में भी बैंकॉक में मैंने गोल्ड मेडल जीता और मलेशिया में 2 गोल्ड 1 सिल्वर जीता। अभी इंडोनेशिया में आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट प्लेयर अवार्ड भी मिला है और गोल्ड भी जीता है। तो आप लोगों का दुआ है हमारे साथ। अच्छा आमिर, ये बताइएगा कि ये कौन सी कैटेगरी में आपने जो है वो मेडल जीता है? अपनी कैटेगरी के बारे में बताएं और आपका हरीफ कौन था, कैसे आपने नॉकआउट किया? जी मैम, मेरा पहला फाइट तो इंडोनेशिया के साथ हुआ था, दूसरा फाइट मेरा फिलिपाइन के साथ हुआ, तीसरा जापान और फाइनल फिर इंडोनेशिया के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह चारों को मैंने शिकस्त दी और ये गोल्ड जो है वो मैंने अपने नाम पे किया है। और मेरा वेट जो था वो 68 केजी था और मैंने 64 केजी में खेला था। अच्छा, 64 फिर 4 केजी मैंने कम किया था। ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे कि ये भी शिकवा किया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से कोई आपको मदद नहीं मिली, कोई उनकी सपोर्ट नहीं थी, तो कैसे आपने अपने अखराजात उठाए, कैसे आप वहाँ गए? अपनी जर्नी के बारे में बताएं वहाँ। तो बस मैम, हमारा जो जितना दोस्त था उन लोगों ने हमें सपोर्ट दिया है। उन लोगों ने थोड़ा, बस एक बंदों ने 20,000 दिया, एक बंदे ने 10,000 दिया और हम इस इवेंट पे आए और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है कि हमने फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो मेरे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने इदारों को कि आप लोगों हमें थोड़ा सा देख जाए, हमारे साथ हमें इनवाइट कर दे, हमारे साथ बैठ जाए कि हम लोग अपना बात आपके साथ कर दे, कि आपको हम सब कुछ बता दे। लेकिन हमारा मजबूरी यही है कि बस 2-3 दिन बात ये होता है सोशल मीडिया पे, ये बात फिर खत्म हो जाए। तो बंदा फिर हम तकरीबन सुबह शाम ट्रेनिंग कर दे, फिर इवेंट के लिए तैयारी इतना कर दे, फिर बाद में हमारे साथ टिकट का पैसे नहीं होता है, स्पॉन्सर वगैरह नहीं होता है, हम मुश्किलात पे आगे आता है। तो इस वजह से मैं इनको बताना चाहता हूँ कि यार आप थोड़ा सा हमें नजर पे रख जाए, इंशाल्लाह हम आगे भी जा सकते हैं, ओलंपिक में भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारा जो मुखालिफ प्लेयर होता है वो हर इवेंट तकरीबन 1 महीने में वो 4-5 इवेंट खेलता है। अच्छा, तो इस वजह से ओलंपिक में अपना रैंकिंग बनाते हैं, वो क्वालिफाई कर सकता है। हमारा तो ये मसला है, हमारे पास टिकट का इश्यूज होता है, वीजे का इश्यूज होता है, तो इस वजह से हमारा इवेंट फिर नहीं होता है।
तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने इदारों को कि आप लोग हमें देख जाए। अपनी यूथ मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि आप भी हमारे हमें इनवाइट कर दे, हमें हौसला अफजाई दे कि हम पाकिस्तान का नाम अच्छा आमिर, दोबारा आपने इस रोशन इवेंट में कर। कितना खर्चा हुआ है? तकरीबन हमारा इस इवेंट का 7 लाख रुपए खर्चा हुआ है। हमारे साथ 2-3 प्लेयर और भी था। एक क्वाड का था वजीउल हसन, उसने भी गोल्ड मेडल जीता। एक हमारा स्वात का बेटी थी आयशा अयाज, उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड लिया अच्छा, है पाकिस्तान से और एक कितने जो सिल्वर थे उसने एथलीट्स लिया है। वहां गए थे? पाकिस्तान से 3 एथलीट आए और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ने गोल्ड लिया है। वाह। और एक कोच आया था, उन्होंने भी अच्छा सा कोचिंग की है। और मैं अपने उस्ताजों का भी शुक्रगुजार हूं कि वो शाम और रात हमारे साथ ट्रेनिंग करता है। मुर्तजा उस्ताज, फरमान उस्ताज, अयाज उस्ताज, इब्राहिम उस्ताज, साबिर उस्ताज, और मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन जिन लोग हमें सपोर्ट करते हैं और जिन जिन लोग हमारे साथ मुश्किलात में साथ देते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। खुसूसी तौर फर्स्ट टाइम है कि आप लोगों के साथ मेरा पहले इंटरव्यू हो रहा है। इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है कि आप लोग हमारा आवाज उठा दे और इन लोगों को हमारा आवाज तक पहुंचाए। अच्छा आमिर, इस इवेंट में जो मुकाबला हुआ था उसमें सबसे मुश्किल कहाँ पेश आई आपको? कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए? मेरा तो मुश्किल यही था कि फाइनल फाइट, और तकरीबन हम सुबह 6 बजे हाल पे गया था और रात को तकरीबन 7-8 बजे तक फाइट स्टार्ट था। नो थोड़ा मुश्किल था, तक गया था कि यार ये फाइट कब होगा। नो फाइनल जिस टाइम स्टार्ट हुआ था, नो उसका पहला 4 पॉइंट था, मेरा 0 था। फिर मैं देख रहा था तकरीबन 30 सेकंड हुआ था, फिर मैंने एक बैक किक टर्न किक मारा था, नो डायरेक्ट की इस जगह पे लग गया, वो नॉकआउट हुआ था। और ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास वो गोल्ड है और ये मुझे फिर बेस्ट अवार्ड। फिर इंडोनेशिया लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। इंडोनेशिया का लोगों ने हमें हमारे पास आया था, उसने तस्वीर वगैरह पाकिस्तान के प्लेयर के साथ बना रहा था। हमें उस टाइम भी बहुत खुशी हुआ। फिर आज तकरीबन एम्बेसी इंशाल्लाह आज एम्बेसी भी चाहेंगे, एम्बेसी वालों ने भी इनवाइट किया है। उम्मीद रखता हूँ कि बस ऐसे हमें सपोर्ट मिल जाए और अपने हुकूमती रिक्वेस्ट अच्छा, करता हूँ अगर आमिर आप लोगों को सपोर्ट मिलती है या हुकूमत की तरफ से कोई सरपरस्ती हासिल हो जाती है, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो आगे कौन से इवेंट्स आप खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान का कहाँ कहाँ आप नाम रोशन करना चाहते हैं? हमारा तो ख्वाहिश यही है कि हमको इंटरनेशनल लेवल पे कैंप दिए जाए और इंटरनेशनल इवेंट हमें दे। तकरीबन मैंने पहले आपको ये कहा था कि यार हमें ऐसी करना चाहिए कि हमें ये जो बाकी प्लेयर होता है वो 4-5-6 इवेंट होता है उसका। हमारा तो बदकिस्मत ये है कि हमारे पास इतना सहूलियात है नहीं। हम खुद स्वात से, और आपको पता है कि स्वात में तो उधर पहाड़ है और हम उधर से आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे मेडल उठाते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल प्लेयर होता है उसके साथ हम ट्रेनिंग कर दे, उसके साथ हम अपना जो बेसिक स्किल्स है वो हमारा अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह हम ओलंपिक्स पे जा सकते हैं और ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा आमिर, आपने जब आप इवेंट करते हैं तो कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिफरेंट नज़र आते हैं आपको, जिस तरह आप ट्रेन करते हैं या बाकायदा बाकी जो एथलीट्स है वो ट्रेन करते हैं? तो असल के हमारा तो ख्वाहिश यही है कि हम अच्छा सा एकेडमी बना दे, बच्चों को हाल पाकिस्तान बच्चों को सिखा दे कि यार ये ताइक्वांडो ऐसी फील्ड है कि इसमें ये ओलंपिक्स का गेम है। एक ओलंपिक्स में एक जोड़ो एक ताइक्वांडो, ये ओलंपिक्स में आता है ये गेम दोनों। ये मुश्किलात भी होता है लेकिन अच्छा भी है। हमारा सब स्टडी वगैरह ये भी फ्री होता है ना ताइक्वांडो में, और बाहर मुल्क में इसका बहुत इज्जत है। हमारे पाकिस्तान में तो लोगों इसको जो कराटे बोलते हैं, जो क्या बोलता है, पहले आपको पता है कि अभी क्रिकेट को सारा तवज्जो दे रहा है, इस बाकी गेमों को तवज्जो नहीं दे रहा है ना। ये बहुत गेम है कि इसको थोड़ा सा तवज्जो मिल जाए, इंशाल्लाह इसमें बहुत प्लेयर है। बाकी स्वाद का
खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे, कराची में बहुत अच्छे प्लेयर है। कि बस क्रिकेट से थोड़ा सा इन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्रिकेट से थोड़ा इन लोग थोड़ा तकरीबन 30% बाकी गेमों को देख जाए, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, ओलंपिक भी क्वालिफाई कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा आमिर खान, आपके रोल मॉडल कहाँ है, कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं आपको, किसकी वीडियोस आप देखते हैं जो कि कहते हैं ना कि सीखते हैं लोग, और आपने कहाँ से सीखा? मैंने तो सीखा अपने उस्ताजों से, खसूसी तौर सरफरमान से। उसने हमारे साथ बहुत ट्रेनिंग किया था और हर टाइम मुझे सपोर्ट करता है, हर टाइम मुझे अप्रिशिएट करता है कि आपने हर लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल पे मैंने मेडल दिया है, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने मेडल दिया है, सूबाई लेवल पे मैंने मेडल दिया है। इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पे आया हो। बाकी पहले हम उधर मेडल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अंदर मेडल ले, फिर इंटरनेशनल लेवल पे आ सकता है। लेकिन जो जो लोगों ने हमारे साथ वादी भी किया है 2024 में, आपको पता है अरशद नदीम ने जिस टाइम गोल्ड लिया था उस टाइम मैंने भी लिया था, लेकिन वो ओलंपिक लिया था और हमने एक छोटा एशियन गेम में गोल्ड लिया था। नो हमारा भी यही ख्वाहिश है कि हम भी ओलंपिक्स पे चले जाए, लेकिन हमारे साथ वो सहूलियात ने जिस टाइम उसने गोल्ड लिया था ये सारा लोग उनके पीछे था। उस टाइम लोग मेरे भी पीछे था और लोगों ने मेरे लिए बड़ा बड़ा ऐलानात किया था कि यार आपके लिए ये हो जाएगा, आपके लिए ये हो जाएगा। फिर ये ऐलानात वगैरह कोई चीज नहीं था, बस बाकी ऐलानात था और लोगों ने ये वादे किया था कि आप जिधर इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे आपके लिए हम टिकट खरीदेंगे, आपकी इस जगह पे सपोर्ट करेंगे। किसी ने फिर हमें सपोर्ट नहीं दिया और अपने खर्चे से आता और इधर इवेंटों पे किसी का सपोर्ट हमारे साथ नहीं है। फिर भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन आप कौम के बेटे हैं, आपने बहुत कहते ना कि बेहतरीन तरीके से कौम का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन कर भी रहे हैं और किया भी है। तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे एथलीट आमिर खान, जिनका कहना था और इदारों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे एथलीट जो कि बिल्कुल पसमानदा इलाकों से हैं, थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, हुकूमत को वाकई चाहिए कि उनकी सपोर्ट करें, क्योंकि वो बाय द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेकर आ रहे हैं और ऐसे ही लोग जो होते हैं वो कौम का फख्र बनते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक और पाकिस्तानी टैलेंट की बात करते हैं। तारीख, तख्लीक और जज्बात को एक लाफानी रिश्ते में जोड़ने वाले फनकार आसिफ हुसैन, जिन्होंने अपने मुनफरिद और मुतासिर कुन फ़न से आर्ट की दुनिया में एक नई जहत मुतारिफ करवाई। उनका फ़न जो है नॉस्टैल्जिया कहलाता है, जो माजी की यादों को नहायत बारीक बीनी और हकीकत से करीब तर अंदाजे में 3D आर्ट वर्क के ज़रिए ज़िंदा करता है। आसिफ हुसैन का फ़न सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं बल्कि महसूस करने में काबिल है। उनकी तख्लीकात नाजरीन को वक्त की कैद से आज़ाद करके तारीखी दौरों पर ले जाती हैं, जहां वो सकाफती विरसे, इंसानी एहसासात और गुजरे हुए लम्हात से जुड़ जाते हैं। उनके बनाए गए 3D पेंटिंग्स और मुजस्मा माजी की कहानियाँ जो इस तरह बयान करते हैं कि गोया वो लम्हा दोबारा सांस लेने लगता है। उनकी फनकाराना सोच जो है रेनेसेंस के अजीम मुसव्विरों मसलन लिनार्डो डा विंची की याद दिलाती है, जो आर्ट और साइंस के इम्तजाज से नई राहें तराशते थे। आसिफ हुसैन का नाम भी उसी रवायत को आगे बढ़ाता है। फ़नी महारत, साइंसी बारीकी और तख्लीक सोच उनका इम्तजाज है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां जदीद आर्ट तेज़ी से फ़रोग पा रहा है, तो आसिफ हुसैन की काविशें एक रोशन मिसाल हैं। उन्होंने तारीखी मकामात, सकाफती विरसे और इंसानी जज्बात को अपनी 3D तख्लीक के ज़रिए ना सिर्फ महफूज किया है बल्कि उन्हें नई ज़िंदगी भी अता की है। उनका फ़न इस बात का सबूत है कि आर्ट मुख्तलिफ तस्वीरी इजहार नहीं है बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जो कि रूह को छू जाता है। तो हमारे साथ प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की है, हम उनसे बात करते हैं, उनके इस थॉट के बारे में आज हम पूछेंगे कि आर्टिस्ट होना कितना बड़ा जो है वो एक एजाज़ होता है और वो कैसे कहते हैं कि अपने आर्ट के ज़रिए चीज़ को महफूज करता है। तो उन्होंने कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया, जिनको हम वेलकम करें। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? आपको आवाज आ रही है?
जी, तो आज हम थोड़ी सी बात कर रहे थे आर्ट के हवाले से। रेनेसेंस वो पीरियड होता है जिसमें आर्ट्स एंड साइंस को बहुत तरक्की मिली थी, और इस चीज़ के ऊपर काम करना भी इस चीज़ को कहते हैं ना कि उसका मज़ा डबल कर देता है। और 3D अगर आर्ट की बात करें तो 3 डायमेंशनल आर्टिस्ट जो होता है वो हर चीज़ से अपनी आर्ट को, अपनी सलाहियत को तराशता है। और 3D पेंटिंग्स क्रिएट करना आसान नहीं होता, क्योंकि पहले वो विजुलाइज होती है और उसके बाद जो होता है उसकी तख्लीकारी होती है। जी, हमारे साथ स्टूडेंट्स में मौजूद हैं, कराची से हमें ज्वाइन किए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि 3D पेंटिंग्स का कॉन्सेप्ट अब कहां से लेकर आए? उनकी आवाज नहीं। जी, आपको आवाज आ रही है। आप ये बताएं कि 3D कॉन्सेप्ट का जो आप आर्ट है वो कहां से लेकर आए, क्या थॉट थी आपकी? आई थिंक हमारे साथ वो कराची स्टूडियोज में है। देयर इज सम डिस्टोर्शन गोइंग ऑन, तो जैसे ही कनेक्ट होते हैं विल डेफिनेटली टॉक अबाउट हिम, बिकॉज उनकी जो इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है आर्ट्स में, दैट्स वेरी रेलेवेंट। और आर्टिस्ट जो होता है उसकी तख्लीकारी जो होती है वही उसका टोटल जो सरमाया होता है। और आर्ट की पाकिस्तान में जो वैल्यू है वो भी बहुत है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी गैलरीज खुल गई हैं और जितनी काउंसिल्स के अंदर एग्जिबिशंस होती हैं, उससे पता लगता है कि पाकिस्तान आर्ट की दुनिया में भी बहुत आगे आगे और पेश है। तो बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं दुनिया में जिन्होंने अपना रोशन किया है, तो उस तरीके से पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी अब बहुत नाम अपना रोशन कर चुके हैं, जिसमें से अगर हम थोड़े से नाम लें तो बशीर अहमद साहब का नाम है, आरिम नईम साहब का नाम है, सईद अख्तर साहब का नाम है, जिन्होंने डिफरेंट मीडियम्स में काम किया। एक बार फिर हम लोग रिकनेक्ट करते हैं। जी, आसिफ साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, ना अभी कुछ आवाज आ रही है जी, हम लोग काफी देर से बस वेट ही कर रहे थे। आई थिंक डिस्टॉर्शन थी, लेकिन लेट्स बैक टू द टॉपिक। सर, ये मुझे बताइएगा कि 3D आर्ट ये कैसे बनाते हैं, क्या इसके पीछे थॉट होता है, और 3 डायमेंशनल को दिखाना आसान काम नहीं होता। जी ना, बेसिकली ये तो है एक रिलीफ आर्ट है जो कि बड़ा पुराना आर्ट है, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा रहा है। तो मैंने उसको अपने एक तरीके और अपनी एक स्टाइल के साथ उसको बनाने की कोशिश की है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं अभी इस लेवल पे पहुंचा हूँ कि कुछ उसकी अप्रिसिएशन भी हो और प्रेजेंट भी किया जा सके। सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने कौन से मीडियम्स इस्तेमाल किए हैं कि आपका एक फिक्स मीडियम था? मीडियम जो है इसमें बिल्कुल एक नया मीडियम है जिसको कोल्ड पोर्सलीन कहते हैं। अच्छा। आर्ट की दुनिया में इसके साथ ज़्यादा काम नहीं किया गया। आई थिंक आई कैन क्लेम दैट आई एम द ओनली पर्सन जिसने इतना काम किया है इसके ऊपर। तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सुना कि पोर्सलीन के साथ काम हुआ है। वो क्या काम है, प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सॉरी, आपने मिक्स मीडियम के बारे में हमें बताएं, जो आपका मीडियम है पोर्सलीन के बारे में। जी, कोल्ड पोर्सलीन एक मीडियम है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ क्ले जो एयर ड्राइड होती है, जो अर्जेंटीना में समवेयर इन 1980 में इसको ईजाद किया गया था, और फिर दुनिया में इसको इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे इसको स्कपकी के नाम से बोलते हैं, या मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, लेकिन ये होम मेड होती है जिसमें वाइट ग्लू और कॉर्न फ्लावर वगैरह इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। लेकिन ये तो एक बेसिक मटेरियल है, इसके साथ बाकी मिक्स मटेरियल होता है, कार्ड्स होते हैं, फोम वगैरह होता है। तो उसके बाद फिर हम इसका एक मोल्ड बनाते हैं सिलिकॉन में। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं मेरे पीसेस, वो सारे फाइबर ग्लास में हैं, और फिर बाद में उनको पेंट किया जाता है। तो सर, ये जो रिसर्च की आपने 3D कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसमें टेक्सचर्स भी इस्तेमाल किए, जिसमें मीडियम्स भी इस्तेमाल किए हैं, और कोल्ड पोर्सलीन आपने इस्तेमाल किया है, ये आपने कहाँ से रिसर्च की, कैसे ये थॉट आया? अच्छा, ये ऐसा है कि मैंने कहीं से सीखा नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली अ सेल्फ टॉट पर्सन। ओके। और ये चूँकि इसके साथ मुझे बड़ी रिलैक्सेशन फील होती थी जब ये मैं डो के साथ शुरू में फ्लावर्स मेकिंग करता रहा, तो इसके साथ फिर मुख्तलिफ चीज़ें मैं जो
ख़ास करके हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स और इस तरह की जो सीनरीज हैं उनमें लेटर स्टेज में पहुंचा, और फिर मैंने उनको 3 डायमेंशन में बनाया। सर, आपके जो मैं पीसेस देख रही हूँ जो कि स्क्रीन पे भी चल रहे हैं इस वक्त, वो तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रेस्टोरेशन का जो काम है वो अभी हो रहा है, यूनेस्को के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो ये तो रेस्टोरेशन में भी बहुत काम आ सकते हैं अगर आप उनको प्रोजेक्ट वाइज बना के दें तो। जी हाँ, पाकिस्तान में इसको अभी इस पे काम हो रहा है, और मैं आई एम प्राउड टू से कि आई एम वर्किंग विद द वर्ल्ड सिटी लाहौर। उनका एक प्रोजेक्ट है, कामरान लाशारी साहब उसके हेड कर रहे हैं उसको, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को, और वो एक पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने मुझसे बनवाया है जो कि वज़ीर खान के लाइफ के ऊपर है। अच्छा सर, तो वो प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? कि आफ्टर 3 इयर्स वो बन गया है, और अभी उसको कमीशन करेंगे फ्यू डेज में इंशाल्लाह। ठीक है सर, वो प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? जी, प्रोजेक्ट ये है कि उसमें वज़ीर खान एक जो थे वो ही वाज अ फिजिशियन एट द टाइम ऑफ जहांगीर, यानी वो एक तबीब थे। तो नूरजहान ने जब कुछ बीमार हुई तो बाकी काफ़ी हुक्मा ने उसके ऊपर काम किया, लेकिन उनको अफाका ना हुआ। उसके बाद फिर किसी ने बादशाह को बताया कि ये इस तरह का एक वज़ीर है जो चनियोट के रहने वाले थे, इनका असल नाम जो है वो अलीमुद्दीन अंसारी था। ठीक है। तो उन्होंने एक अनकन्वेंशनल तरीके से, वो बेसिकली जो मलका नूरजहान थी उनके पाँव में कोई प्रॉब्लम था, कोई सिस्ट वगैरह थी, तो उन्होंने एक अनकन्वेंशनल तरीके से उनका इलाज किया, यानी रेत गरम करके बिछाई और उसके ऊपर कुछ शार्प ऑब्जेक्ट रखे और उनको फिर चलाया उसके ऊपर, तो वो फट गई उनकी सिस्ट जो थी, और उनको शी कुड गेट केयर्ड। तो उस वजह से फिर उनकी एक्सेस हो गई रॉयल कोर्ट तक, और फिर बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम जब शाहजहां आए, उन्होंने शाहजहां की भी हेल्प की, और उन्होंने उनको फिर गवर्नर बनाया लाहौर का जी। और उसके बाद फिर उन्होंने मस्जिद वज़ीर खान की बनाई, उसके बाद शाही हमाम है उसको बनाया, वज़ीर खान जो वज़ीराबाद जो शहर है उसकी भी बुनियाद रखी। तो उनकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर इस तरीके से वो स्कल्पचर्स हैं, 9 स्कल्पचर्स हैं, और वो शाही हमाम जो उन्होंने बनाया उसके अंदर ही वो उनको डिस्प्ले किया जाएगा। अच्छा, तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है और ये एक नेशनल लेवल का एक हिस्टोरिकल किस्म का प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो कुछ दिनों में आप डिस्प्ले करेंगे। वेरी वेल सेड। अच्छा सर, आपके काम में बारीकी और हकीकत का जो इम्तजाज नज़र आ रहा है, जिस तरह के हम देख रहे हैं, उसके लिए कितनी मेहनत और कितना वक्त जो है वो दरकार है? आपने एक जो पेंटिंग आपकी 3D है वो उस कितना टाइम टेकिंग है वो? इनफ टाइम तो इसमें डिफरेंट लगता है ना, जैसे उसकी डिटेल, उसका साइज़, उसके ऊपर फिर मेरा अपना मूड, तो ये सारी चीज़ें मिला के फिर डिफरेंट टाइम लगता है। महीने से लेके 6 महीने तक भी लग जाते हैं एक पीस को बनाने में। अच्छा, तो बड़ा इसमें कहते हैं मेहनत अलग काम है, और फिर सोच विचार भी बहुत होती पड़ती है। अच्छा, पाकिस्तान में आर्ट के स्कोप को आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान में बहुत से आर्टिस्ट निकले हैं, बहुत आर्ट कॉलेजेस हैं, आर्ट काउंसिल्स हैं, आप क्या समझते हैं कि एक आर्टिस्ट को पाकिस्तान में एक पजीराई मिलती है? मुझे कोई इसमें ज़्यादा हौसला अफजा किस्म की बात तो मैं नहीं कर सकता कि पजीराई मिलती है। शायद अभी कुछ लोगों में शऊर आना शुरू हो जाए, या वो इसमें आगे कोई इसकी पजीराई करें। बट सरेदस्त इसको अगर कोई चाहे कि वो एक प्रोफेशन अडॉप्ट करे एक यंगस्टर, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त आने पे इनको लोगों के अंदर वो चीज़ आए जो कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। क्योंकि जब कोई बच्चा अगर कहता है जी कि मैंने आर्टिस्ट बनना है, तो सबसे पहली मुखालफत तो उसको घर में होती है। वो उसको इंजीनियर या डॉक्टर या इस तरह की चीज़ बनाना चाहते हैं, तो कोई भी आर्टिस्ट नहीं
जो बेसिक है वो सब आपकी हॉबी या उस स्टाइल पे चल रहा है मामला कि आपका साइड जो पैशन है वो होना चाहिए बीइंग एन आर्टिस्ट। लेकिन पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े नामवर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम भी किया हुआ है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि नॉस्टैल्जिया और रेनेसेंस, इस चीज़ों को आप कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं? नॉस्टैल्जिया तो मीन्स कि आप पुरानी चीज़ों को याद दिला रहे हैं, उन चीज़ों की जो कि हम भूल चुके हैं। बट हाउ अबाउट रेनेसेंस, जो पीरियड ऑफ आर्ट्स एंड साइंस है, उसको आप कैसे लेके आगे चल रहे हैं? नॉस्टैल्जिया जो है वो मेरा जो ओवरऑल थीम है अपने आर्ट का, वो नॉस्टैल्जिया है। नॉस्टैल्जिया को आप पता ही है कि वो कैसे आप उसको जब किसी चीज़ को देखें या कोई ऐसा आपके सामने कोई पुराना गाना आ जाए या कोई आप फूड ऐसा खाएं तो आपको पुरानी याद आ जाए, तो वो नॉस्टैल्जिया उसके वो उस ज़ुमरे में है। तो ये जब भी मेरी जितनी भी चीज़ें हैं, पेंटिंग्स हैं या जो भी ये मेरे आर्ट पीसेस हैं, इनको जब आप देखते हैं तो आप ज़ाहिर है कि पुराने वक्त में चले जाते हैं और अपने आप को इस दुनिया का जो फ़िलहाल जो चल रहा होता है आपके अंदर एक शोर है दुनिया का, उससे कट ऑफ हो जाते हैं और आप कुछ देर के लिए अपने आप को वहाँ महसूस करते हैं। अच्छा सर, तो आपकी ये जो एग्जीबिशन है या डिस्प्ले है, यह कब आवाम के लिए ओपन होगी? कब आवाम के अंदर अवेयरनेस के लिए वो देख सकते हैं कि कैसा काम हो रहा है? अच्छा, एक तो ये है कि एग्जीबिशन तो मैं मुख्तलिफ जगहों पे करता रहता हूँ, लेकिन मैंने एक आउटलेट अपना बनाया हुआ है लाहौर के अंदर। ये एम्पोरियम मॉल है, उसके अंदर मैंने अपना एक आउटलेट बनाया हुआ है, तो वहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं और वहाँ पे वो बाय कर लेते हैं आपसे। और दूसरी जो एक अहम चीज़ है कि वो मैं अभी इसको अपने YouTube चैनल के ऊपर सिखाना शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। तो ताकि हर बंदे तक ये विदाउट एनी फ़ी पहुँचे, और वो जल्द मैं पहला एक प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड कर लिया है तो उसको अपलोड करूँगा। और मेरा जो चैनल है वो आसिफ हुसैन 3D के नाम से है YouTube के ऊपर। तो जितने लोग उसको सब्सक्राइब करें तो वो उसको सीख सकते हैं, उनको सारे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ में बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। That's so wise सर, ये तो बहुत अच्छी एक काविश होगी आपकी तरफ से। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका कोई रोल मॉडल जिसको आप देखते हो, जिनकी आप क्रिएटिविटी देखते हो, क्राफ्टमैनशिप देखते हो, तो कोई आर्टिस्ट है? मुझे इत्तेफाक हुआ भी कुछ अर्सा पहले यूरोप का विज़िट करने का, और काफ़ी मैंने जितनी भी गैलरीज़ हैं पेरिस में, हॉलैंड के अंदर, एम्स्टर्डम में या इटली में, रोम में, वो सारी मैंने विज़िट की। तो सबसे जो मुझे फैसिनेटिंग काम है वो माइकल एंजेलो का लगा, और उसके अंदर बहुत खूबसूरती और डिटेलिंग है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तानी आर्टिस्ट आसिफ, 3D आर्टिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान का वाकई नाम रोशन किया है, आसिफ हुसैन, और जो कि आजकल जो है वर्ल्ड सिटी के साथ काम कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया उनकी थीम है और वो समझते हैं कि नॉस्टैल्जिया के थ्रू वो लोगों को वापस, कहते ना कि बैक टू द आपकी रूट्स तक पहुंचा सकते हैं। जिस तरह उन्होंने अपना आर्ट पेंट के लिए उसके ज़रिए, हमेशा ये भी कहा जाता है या आर्टिस्ट होता है या नहीं होता, तो मिसाल जो है आपके सामने है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करते हैं सिटी ऑफ लव पेरिस की। एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसने दुनिया भर के शायकीन को हैरान कर दिया है। आईफिल टावर, जो दुनिया भर में रोमानस और हुस्न और फ़न तामीर की अलामत समझा जाता है, अब एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन गया है। लेकिन इस बार किसी सयाह या फोटोग्राफी की वजह से नहीं, बल्कि एक फ्रेंच साइकिलिस्ट ओरलीन फोर्टिना की गैर मामूली कारनामे के बाइस। ओरलीन फोर्टिना ने महज 12 मिनट और 30 सेकंड में आईफिल टावर की 686 सीढ़ियां चढ़कर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये कारनामा उन्होंने 3 अक्टूबर को अंजाम दिया, जब वो सिर्फ अपनी साइकिल पर सवार होकर टावर की दूसरी मंजिल तक पहुंचे। ना लिफ्ट, ना रस्सी, ना कोई मावन सहूलियात जो थी मौजूद थी। उनकी ये कोशिश ना सिर्फ गैर मामूली थी बल्कि इंतहाई खतरनाक भी, क्योंकि आईफिल टावर की तंग और बुलंद सीढ़ियां आम चढ़ने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज समझी जाती हैं। दिलचस्प बात
ये है कि इससे कबल जो है ये रिकॉर्ड 23 साल पहले 2002 में कायम किया गया था, जब एक दूसरे साइकिलिस्ट ने जो है 4 सेकंड में जो है तय किया था ये फासला। ताहम फोर्टिना ने इस रवायत को एक नए अंदाज में जिंदा किया। उन्होंने जदीद सहूलियात या खुसूसी आलात के बगैर महज अपनी महारत, तवाज़ुन और हौसले के बल पर यह कारनामा अंजाम दिया। इस हैरानकुन मुजाहिरीन की वीडियो जो है वो वायरल हुई है और टावर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की गई है, जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पर हज़ारों सार्फिन ने न सिर्फ सराहा बल्कि फोर्टिना को मुबारकबाद भी दी। एक सारिफ ने दिलचस्प तस्वीर करते हुए लिखा और कि ऑन फोर्टिना अगली बार दुबई के बुर्जुल खलीफा की सीढ़ियां आजमाएंगी। तो साइकिलिस्ट फोर्टिना ने इस कामयाबी में पैगाम दिया है कि बुलंदियां उनकी ही होती हैं जो इन्हें छूने का हौसला रखते हैं। और आईफिल टावर की सीढ़ियां शुरू से ही देखने में बहुत जो है वो ख़तरनाक लगती थी, मगर उन्होंने जिस तरह ये जो फासला जो सर किया है वो भी काबिल दीद है। और बुलंद इमारत तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ी महारत जाहिर करती है। अव्वल तो बुर्जुल अरब में सीढ़ियाँ हैं कि नहीं है, इसका फैसला तो बाद में करेंगे, मगर ये जो कामयाबी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और ख़ास तौर पे आईफिल टावर की, क्योंकि अभी आईफिल टावर बहुत सी खबरों की जीनत बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है कि ये कहा जा रहा है कि ये साल आखिरी साल है जब आईफिल टावर लोग देख सकेंगे, क्योंकि इसके बाद आईफिल टावर वहाँ मौजूद नहीं होगा। उसको डिमोलिश करने की खबरें जो हैं वो मौसूल हो रही हैं, क्योंकि उसकी जो लीज़ है वो पूरी हो गई है। और जो फ्रेंच हैं वो ये कहते हैं कि ये जो ऐसा शाहकार है जिससे आंखें बार बार देखना नहीं चाहती, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो देखना ये कि आईफिल टावर के बजाय कौन सी और चीज़ और कौन सा ऐसा शाहकार जो है फ्रेंच बनाएंगे। तो ये आखिरी साल है, आप जाएँ और जाके प्लीज़ इस शाहकार को देख लें, क्योंकि यहाँ चढ़ना वाकई मुश्किल है। छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। नज़र डालते हैं पाकिस्तानी सियासत पे और मुल्क की दो बड़ी सूबाई हुकूमतें सिंध और पंजाब के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने सियासी मंजरनामे को एक बार फिर हिला के रख दिया है। हालिया दिनों में दोनों सूबों के वज़रा के दरमियान बयानात की जंग ने न सिर्फ सियासी माहौल को गरमा दिया है बल्कि वफाकी सतह पर भी तशवीश पैदा कर दी है। इस सूरत हाल को संजीदगी से लेते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुतहरिक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक जरदारी ने सूरत हाल पर गौर करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर कराची तरफ कर लिया है। ईवान सदर से मौसूल इतलात के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला से टेलीफोनिक रब्ता किया है और सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान पाई जाने वाली कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। सदर मुमलिकत ने हदायत की है कि नाज़े के हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ ताकि दोनों सूबों के दरमियान सियासी महाजराई की बजाय ताउन और हम आहंगी की फ़िज़ा कायम होगी जा सके। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला जारी है। मरीम नवाज़ ने एक बयान पर पीपल्स पार्टी ने शदीद रद्द अमल देते हुए कौमी असम्बली से वॉकआउट किया और वज़ीर आला पंजाब से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। ताहम मरीम नवाज़ ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि अगर कोई पंजाब के खिलाफ बात करेगा तो बतौर वज़ीर आला वो जवाब देंगी, माफ़ी नहीं मांगेंगी। दूसरी जानिब सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी को भी बराह रास्त मुबाहिसे का चैलेंज दिया है, जिसे उस्मा बुखारी ने कबूल करते हुए सिंध हुकूमत की 17 साला कारकर्दगी पर सवालात उठाए हैं। सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ा है जब पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज़ के बयान पर ईवान में एक वॉकआउट किया। सूरत हाल यहाँ तक महदूद नहीं है बल्कि इतलात ये हैं कि सियासी तनाव के दौरान पीपल्स पार्टी और PTI ने जो है वो वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ताउन की भी पेशकश की कर दी है। इससे ज़ाहिर होता है कि कौमी सियासत में नया इत्तेहाद या नई सफबंदी जो है वजूद में आ सकती है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब ने, जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर इलियास राना साहब, हु मेंट व्हाट? इसकी जंग हो रही है, किसने क्या कहा और किसका क्या मतलब था? आप इस पस मंजर को कैसे देख रहे हैं? दो तरह से है। एक है पस मंजर के पहले PTI ने इसे नूरा कश्ती करार दिया और कल असद कैसर ने पीपल्स पार्टी से कहा कि आप अदम एतमाद लाएं और हम आपका साथ देंगे। हालांकि पीपल्स पार्टी जब सीरियस होगी और लड़ाई अपने इंतहा पे होगी तो अदम एतमाद की तो जरूरत ही नहीं है। सदर जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लीजिए
और उससे पहले ज़ाहिर है ग्राउंड वर्क तैयार होगा कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी हट जाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ना भी हो तो 2-4 वोटों की ही जरूरत है पीएमएलएन को। अब वो एमक्यूएम भी है, बीएपी भी है, बाकी जो लोग मौजूद हैं कि वो उससे गवर्नमेंट नहीं जाती। अब मसला ये है कि पंजाब में मुसलसल जब से मरियम नवाज वज़ीर आला बनी है, एक तनकीद का निशाना उन्हें बनाया जा रहा है शुरू से ही। पहले जहां से कुछ पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपीए बने हैं कि उन जिलों की, उन तहसीलों की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका था कि हमें दे दी जाए डीपी और डीसी, हमारी मर्जी से लगाए जाए। वो नहीं लगाए मरियम नवाज ने, और बार बार बताया कि हमने पीएमएलएन लोगों की भी जो अराकीन असम्बली हैं उनकी मर्जी और ख्वाहिश पर लोगों को नहीं लगाया। हाँ, का इज्जत करेंगे इंतजामिया के अराकीन, ऐसा नहीं होगा कि वो आपके काम ना करें, लेकिन चॉइस पे नहीं हो सकता। गवर्नर पंजाब ने भी बड़े तंदोतेज बयान दिए थे कुछ, फिर वो मामला सेटल हुए। अच्छा, अब देखें कि जब ये सारी चीजें चलती रही, सैलाब आ गया। सैलाब में ये कसूर पहुंचे हैं बिलावल भुट्टो फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ, और उन्होंने तारीफ की। लेकिन जब वो जनूबी पंजाब जाते हैं और उसके बाद बीआईएसपी की बात करते हैं, वहां से मामला चलते हैं कि बीआईएसपी पे मरियम नवाज ने कहा कि हल नहीं है, क्योंकि नदीम अफजल चंद और कसूर से जो इनके साबिक एमएनए है चौधरी मंजूर, इन लोगों ने ज्यादा मामला उठाया हुआ था। चौधरी मंजूर अपनी जगह सियासत करते हैं, एक लेबर लीडर हैं। दूसरी तरफ नदीम अफजल चंद का मामला यह है कि जो पंजाब के वजीर सुहेब भरत हैं वो, और चूंकि उनके हलके में उन्होंने उनसे शिकस्त खाई, बड़े भाई से उनके, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनके मामू हैं, तो इस वजह से मुखासमत तो शुरू दिन से चल रही है। सैलाब में वो तेज हो गई। उधर से साउथ पंजाब में गिलानी फैमिली को भी पंजाब गवर्नमेंट ने, जो मैंने चेक किया, तमाम तर सहूलियात जिस इलाके में ये जितने भी लोग गए हैं उनको वो चारे से लेके खुराक तक लोगों की, जितनी जानवरों की, सब जो डिमांड्स इन्होंने की पंजाब गवर्नमेंट ने वो इनके जरिए फराहम की। लेकिन उसके बाद जब मुतालबा आया तो ये फिर मरियम नवाज खामोश नहीं रही कि भाई बीआईएसपी तो जो इंतहाई माशरे के गरीब तरीन लोग हैं उनका डाटा है, जिनको आप 10,000 13,500 देते हैं। तो सैलाब में तो हर तरह का बंदा बह गया जो जहां जहां से सैलाब गुजरा है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हमें 10 लाख भी देने हैं, 5 लाख भी देने हैं। तो बीआईएसपी हर मामले का हल नहीं है। हाँ, मरियम नवाज का लहजा तेज था, लबो लहजे पे बिल्कुल एतराज हो सकता है कि उन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, बात उन्हें अपनी करनी चाहिए थी। पंजाब की वज़ीर आला है, वो अपने लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट जरूर करेंगी और उन्हें करना भी चाहिए। पीपल्स पार्टी के ऊपर जाहिर है सारी दुनिया तनकीद इस सेंस में कर रही है कि 17वां साल आपका वहां पे है। वो अपने कुछ हॉस्पिटल्स की बात करते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, ट्रांसपोर्टेशन पे करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट अपने मंसूबों पे करती है। ये हल्की फुल्की जो है ना नोक झोंक तो लगी रहती थी सूबाई वज़रा में। मरियम नवाज के आने से लेवल रेज भी हुआ, फिर कौमी असम्बली सेनेट से जो बाइकआउट किए गए, वॉकआउट हुए, सदर साहब ने अब बुला लिया अपने मोहसिन नकवी। अच्छा, मोहसिन नकवी जो है वो नुमाइंदगी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। इसको इस तरीके से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी वो कोई सदर साहब कहते हैं कि मेरा बेटा है, प्यार करते तो इसलिए बुला लिया, वो अपनी जगह है। लेकिन ये पब्लिक भी किया गया कि उसको फोन करके कहा गया कि आप आए। तो जरदारी साहब बड़े कौन से चलने वाले आदमी हैं, सियासतदान हैं, देखते हैं मुदब्बराना अंदाज में कि मामलात को कैसे चलाया जाना है। अब वो जब मोहसिन नकवी को डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई पीएमएलएन से बात कर रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दे रहे हैं कि इस मामले को हल किया जाना चाहिए। उनकी अपने शिकवे शिकायत है, इनके अपने हैं। अब देखें मोहसिन नकवी साहब कब किस जगह बात करते हैं और फिर मीटिंग होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो कल आ जाएंगे वापस, बल्कि आज रात को वापस आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद किस सतह पे बैठते हैं सारे लोग, फिर मामला देखे जाएंगे। बहरहाल इस वक्त तो एक अच्छी खासी लड़ाई हुई, और जिसमें वो पराई शादी में वो कहते हैं ना अब्दुल्ला बेगाना, उसमें पीटीआई की वो सूरत हाल है कि भाई आपका काम था, जो पीपल्स पार्टी के लोग अगर पंजाब में तनकीद कर रहे हैं तो पीटीआई कहाँ है, मरकज में अगर बात हो रही है तो पीटीआई कहाँ है कि किसकी कारकर्दगी। लेकिन चूंकि सैलाब और बारिशों में वो केपी में अंदर कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके, तो उनके लिए ये मसला था, इसलिए वो खामोश भी रहे। अच्छा, आमिर राना साहब, जब भी कोई बात होती है, अवामी इशू पे बात होती है, तो पीटीआई भी ऑटोमेटिकली वॉकआउट कर जाती है, कभी नजर नहीं आई, कभी मंजर आम पे नहीं आई, क्यों? यही तो लोग सवाल कर रहे हैं कि काम तो अपोजिशन का पीटीआई के करने का है। प्रेस का ये जो बहुत कहते हैं कि पाबंदी है जी फलां पे, तो ना केपी में पाबंदी है, ना इस्लामाबाद में और लाहौर में। हमने इनकी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, सिंध में भी लोग इनके करते हैं। तो जो काम करने के हैं अपोजिशन के, वो ये क्यों नहीं कर रहे?
ये तो सवाल ये इनके अरकान पार्लियामेंट से होगा ना, कि अगर अहमद खान बच्चन नायल हो गए हैं तो बाकी अपोजिशन तो सारी मौजूद है ना। कोई ये तो नहीं है कि पंजाब असेंबली सारी खत्म हो गई, अपोजिशन सारे अंदर हो गए, नहीं ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपसे ब्लेम गेम के बारे में पूछना चाह रही हूँ। ये जो ब्लेम गेम लगी हुई है, वो कहते हैं कि बस और आप कार्डियोलॉजी जो सेक्टर्स हैं उनको ख़त्म करें और किसानों के पे फोकस करें। शर्जील मेमन साहब के कमेंट्स हैं, तो किसान किसान किसान, तो किसान तो पूरे पाकिस्तान का किसान है। किसान सिंध का भी किसान मुतासर हुआ है, पंजाब का भी किसान मुतासर हुआ है, मगर ये ब्लेम गेम किस कीजिए? अगर कोई सूबा जो है बेहतर परफॉर्म कर रहा है या अच्छी डेवलपमेंटल काम कर रहा है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये ब्लेम गेम शुरू हो जाए। शर्जील मेमन साहब का बहुत दिनों से ये चल रहा था, जिसपे अज़मा बुखारी नॉर्मली उन्हें जवाब दिया करती थी। वज़ीर आला तो पंजाब कभी बीच में आई नहीं थी। अब जब हीट बढ़ गई है, ब्लेम गेम ऊपर चली गई है, तो फिर जो पंजाब में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मरियम नवाज ने जब ओथ लिया था उससे 3 हफ्ते पहले पता तो चल गया था कि पंजाब में वज़ीर आला आ रही हैं, तो उन्होंने मीटिंग्स की, प्लान किए और फिर वज़ीर आला बनने के बाद उनको अनाउंस किया और उनके ऊपर अमल दरामद जारी है। कहीं सूबे में बच्चों को खुराक दी जा रही है स्कूलों के अंदर, कहीं लैपटॉप दी जा रहे हैं, स्कूटियां दी जा रही हैं। ये जो इनके बहुत सारे प्लान हैं, उससे जाहिर है कि प्रेशर सिंध गवर्नमेंट पे आता है कि वहां ऐलानात ज्यादा होते हैं, अमल कम होता है, और वो 17 साल से ये काम कर रहे हैं, तो प्रेशर आ रहा है। तो वो किसानों की जो उनको पंजाब के अंदर जाहिर है वो उनके दुख में शरीक होना चाह रहे हैं, लेकिन क्या ये बातें वो अपने साथ नहीं कर सकते थे खुद ब खुद कि आप कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है? वो पब्लिकली आ गए, तो फिर पब्लिकली उनको जवाब शुरू हो गया कि मरियम नवाज जहां बसें, उन्होंने जाहिर है पंजाब के मुख्तलिफ जिलों के लिए मंगवाई हैं और वो मुसलसल जा रही हैं, डिलीवर कर रही हैं। और पंजाब में जो उनका डाटा इकट्ठा हो रहा है, जो किसान के साथ तबाहकारी सैलाब ने की है, वो शायद 17 तारीख है आखिरी, जो मेरे जहन में मौजूद है, कि उन्होंने ओथ भी लिया लोगों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का, कि आप लोग बगैर किसी सियासी तासुब के सर्वे करेंगे कि जिसका जितना नुकसान हुआ है वो लिख के भेजेंगे। तो उसके बाद ही देखे ना, कल कैबिनेट ने रकम भी अप्रूव कर दिया है, तो फिर उस हिसाब से पैसे डिलीवर भी होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा सैलाब आया है, आप चुटकियों में नहीं काम कर सकते, ना आप गलत लोगों को पैसे दे सकते हैं। तो आपको सर्वे भी करना है, चीजें भी देखनी है, और उससे पहले रिलीफ के लिए बहरहाल एक हर जगह नहीं पहुंच सकती गवर्नमेंट, कोई भी हो, इतना बड़ा नुकसान हुआ है सैलाब से। लेकिन ये नहीं हुआ कि सिर्फ बयानात तक महदूद रहे हो। इनके वज़रा जो हैं, मरियम औरंगजेब से लेके शोएब भरत हैं, राना सिकंदर हयात हैं, ये सारे ख्वाजा सलमान रफीक हैं, हर जगह पे काबीना के अरकान मुसलसल जाते रहे हैं, बैठते रहे हैं, लोगों के साथ बैठे रहे हैं, इंतजामिया को मुतहरिक रखा है। उसके बावजूद जब इतनी तनकीद हो और इत्तेहादी जमात की तरफ से हो, तो रद्द अमल यकीनी नजर आ रहा होता है। अच्छा, आपकी सारी सिचुएशन से, गुफ्तगू से ये अखज़ में कर पा रही हूँ कि सिंध और पंजाब के दरमियान कशीदगी जो है वफाकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। क्या ऐसा है? मेरा नहीं ख्याल। जब जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी को कॉल कर लिया है, तो बिठाया जाएगा और मामला दुरुस्त होंगे। लेकिन इत्तेहादी जमातें मुतहरिक जमातें रही हैं, बड़ी एक तारीख है इनकी लड़ाई की, जो आज पीटीआई के साथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं माजी के कभी चाहे वो मिसाक जमहूरियत किया हो, तो उस वक्त भी मिसाक जमहूरियत पे कहते हैं कि नवाज शरीफ काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी मिसाक जमहूरियत के बाद दुबई के पैलेसेस में जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ गुफ्तगू कर रही थी, जिसके नतीजे में वो पाकिस्तान भी आ गई थी। तो सारी सियासी जमातें अपना सियासी मुफाद पहले देखती हैं, और यही हमारी सियासी जमातों का सारों का हाल है। आमिर इलियास राना साहब, सदर जरदारी के किरदार को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ जो हैं वो बिलावल भुट्टो हैं और दूसरी तरफ जो है मरियम नवाज साहिबा हैं। क्या ये बैलेंस सिचुएशन बन सकेगी इधर? मेरा ख्याल है हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जब बड़े पढ़ते हैं और नहीं होनी होगी तो मुझे और आपको असरात उसके बहुत पहले नजर आएंगे। ये ऐसे असरात नहीं है कि इससे कोई हुकूमतें डावाडोल हो जाएंगी, ये मामला सेटल हो जाने हैं। बहुत सारे काम विफाकी सतह पे मुश्तरका तौर पे अभी इन्हें करने हैं। पंजाब में ज़ाहिर है उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है PMLN की, तो उनको तो जरूरत नहीं, जैसे सिंध में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी की है, तो उन्हें भी किसी की जरूरत नहीं। उनकी तो मरकज में इत्तेहादी है MQM, जिसको वो बिल्कुल नहीं पूछ रहे। तो ये नहीं है कि भाई कोई एक जमात इधर बिल्कुल पारसा है और दूसरी बिल्कुल ही नफरत फैला रही है। सियासी जमातें अपना अपना फायदा देखती हैं और उसी पे चल रही हैं। तो जिनके साथ मुफादात जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से सदारत, चेयरमैन, सेनेटशिप, बाकी चीजें ली हैं, और एक तरफ वजारत उज़्मा मिली है शहबाज शरीफ को, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बीच में छोड़ देंगे और मामलात को गड़बड़ होने देंगे। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम ये समझ रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस एंजाइटी लग रही है सिंध की तरफ या पंजाब की तरफ। आप क्या समझते हैं, ये किसकी तरफ ज्यादा जो है एंजाइटी आ रही है?
देखिए, मैं समझता हूँ सिंध के ऊपर प्रेशर बहुत आ रहा है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट तो काम किए जा रही है और मुसलसल 19 महीनों की, इसीलिए अज़मा बुखारी ने एक चैलेंज भी दिया कि अपने 17 साल ले आओ, हमारे 19 माह ले लो। तो वो ऐसी बात होती है कि फिर अंदरूनी सिंध तो बहुत उखड़ा पड़ा है ना, वहाँ मामलात सारी जगह पे तो अच्छे नहीं हैं। तो मेरे हिसाब में तो एक सेहतमंद मुकाबला सूबों में, केपी में, सिंध में, पंजाब में होना चाहिए और उसमें हदूद बहुत ज़्यादा पार नहीं की जानी चाहिए, जिसको शेरी रहमान कह रही थी कि रेड लाइन क्रॉस हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सूबों के अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जितनी मर्ज़ी लाइनें क्रॉस करें, मुकाबला करें, लोगों को फायदा पहुंचाएं। बिल्कुल सर, हेल्दी गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है, हेल्दी गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है और आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मरियम नवाज़ का जो मौक़िफ़ है, अगर कोई पंजाब के ख़िलाफ़ बात करेगा तो जवाब तो होगा ही। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और जहाँ ये भी कहा गया है कि मेरा पानी मेरी मर्ज़ी, और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि हम भी कह सकते हैं कि हमारा पोर्ट है, हमारा सुई है, हमारा और मिनरल्स हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये तो ऐसे तो डिवीजन क्रिएट नहीं होगी लोगों के अंदर? क्या आप ये चीजें एक्सपैंड करना चाह रहे हैं? देखिए, पानी भी सबका है, पोर्ट भी सबकी है, नहीं होनी चाहिए। लबो लहजा मुनासिब होना चाहिए। मरियम नवाज ने बहुत सख्ती की, लेकिन उसकी एक तारीख है। आप देखें कि नहरों के ऊपर जो लड़ाई शुरू हुई, जिसमें कौम परस्तों को बज़ाहिर सामने किया गया और सिंध को पैरालाइज किया गया कि जनाब देखें लोग नहीं मानते, तो उधर मरियम नवाज का था कि चुलिस्तान में नहर पहुंचानी है और वो दरिया सतलुज के पानी से पहुंचानी है, जिसका सिंध से कोई ताल्लुक नहीं था। तो वो भी एक बिल्कुल था कि पूरा प्लान रुकवा दिया गया। सिंध गवर्नमेंट का इतना बड़ा प्रेशर आया और मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते थे कि नहीं, हम लॉजिकली बात करेंगे। हालांकि आजकल तो टेलीमीटर्स हैं, आप पानी किसी सूबे का दूसरे सूबा ले ही नहीं सकता। लेकिन वो जाहिर है एक मरियम नवाज को था उस वक्त, वो नहीं बोली कि एक कौम परस्तों को आगे किया गया, प्रेशर डाला गया। ये वो चीजें हैं जो फिर इकट्ठी सामने आई हैं, लावा फटा है, इकट्ठा ही सामने आई हैं चीजें कि जनाब ऐसी बात नहीं है कि आप शुरू से हमें हदफ तनकीद बना रहे हैं, पंजाब के मनसूबों पर रख रहे हैं। तो फिर वजीर आला ने फिर बात शुरू की है और अब यहाँ तक पहुंची है। देखिए, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सदर आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट जो सारे गारंटर हैं इस मामले को हल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब, जो कि बहुत बैलेंस बात कर रहे थे सिंध और पंजाब के ऊपर। कोई चीज़ किसी की भी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की चीज़ है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो मिनरल्स हो, मगर गवर्नेंस पे बात होनी चाहिए। गवर्नेंस की जंग है, केपी की गवर्नेंस के ऊपर बात है, पंजाब की गवर्नेंस के ऊपर जंग है, सिंध की गवर्नेंस के ऊपर जंग है। तो बात यह है कि उसके साथ साथ कहते हैं ना कि बेगानी शादी पे अब्दुल्ला दीवाना, तो अब्दुल्ला दीवाना जो है वो PTI हो रही है, तो उनको वैसे भी कुछ नहीं मिलना। तो लेकिन हम यहाँ छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब बात करते हैं सेहत के हवाले से। रेबीज दुनिया में उन चंद बीमारियों में से एक है जिसमें एक बार अलामात जाहिर होने के बाद जिंदगी की उम्मीद तकरीबन ख़त्म समझी जाती है। आलमी सतह पर इस वायरस से मुतासरा अफराद में शमरा अमवात 99.9 जो फीसद है तक बताई जाती है। मगर हाल ही में पाकिस्तान से सामने आने वाली खबर ने तिब्बी दुनिया में बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इतलात के मुताबिक लाहौर के 22 साल नौजवान हामिद बिन इस्माइल, जो खिदमत फाउंडेशन का रजाकार था, मुबैना तौर पर जो है रेबीज में मुब्तला होने के बाद सेहतयाबी की जानिब गामजन है। हामिद बिन इस्माइल को सैलाब मुतासरीन और इमदादी कार्रवाइयों के दौरान कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद मियो अस्पताल लाहौर में मुंतकिल किया गया। एक वीडियो में उसे रेबीज की शदीद अलामात जैसे पानी से खौफ, हाइड्रोफोबिया, तड़प और बेचैनी की हालत में देखा गया। चंद रोज बाद मंजर आम पर आने वाली वीडियोज में मरीज की हालत में बतदरीज बेहतरी दिखाई दी है, जिसने सोशल मीडिया पर तिबी मुआवजे की जो है बहस को जन्म दिया है। ताहम तिबी माहिरीन इस दावे से इतफाक नहीं करते। हामिद के रेबीज टेस्ट जो है आर्म्ड फोर्सेस और इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी से मनफी आए हैं, मगर डॉक्टर्स के मुताबिक मनफी रिपोर्ट बीमारी के मुकम्मल खात्मे की हतमी तस्दीक नहीं है। अब वो ICU में ज़ेर इलाज हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे, रेबीज जो है वो कैसे फैलती है, क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। और हमें ज्वाइन किया है मारूफ एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर जवाद असगर राना साहब ने, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, रेबीज जो है वो हमने बहुत सुना है कि ये जानवरों के काटने से होता है, लेकिन ये कि ये जो अगर किसी को रेबीज़ हो जाए तो वो वाकई क्या उसका इलाज है कि वो मौत की बाजी हार जाएगा वरना?
देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे आज डिस्कशन कर रहे हैं। माफ कीजिएगा। रेबीज जो है मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के काटने से इंसान को हो जाता है और जानवरों को एक दूसरे से भी हो जाता है। तो ये इस तरह का एक वायरल बीमारी है जो बड़ी खतरनाक है। इस वजह से जो घर में आप कुत्ते वगैरह रखते हैं, तो जो लोग रखते हैं उनको पता है कि वो उसकी वैक्सीनेशन कराते हैं ताकि इनको कभी किसी वैक्सीन मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जा सके। लेकिन जो जंगली कुत्ते होते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनके अंदर तो ऐसी कोई वैक्सीनेशन नहीं होती। अगर उनको किसी और जानवर ने काटा जिसमें रेबीज थी तो वो खुद भी उनको फिर रेबीज हो जाती है, और वो बेसिकली उस हालत में अगर किसी इंसान को काट ले तो इंसान को रेबीज का मर्ज हो सकता है। अब जैसे ही कोई जानवर जो आवारा है वो आपको काटता है तो बड़ी एहतियात की जरूरत है कि फौरी तौर पे उसको साबुन और वाफर पानी के साथ 15 मिनट तक धो दे जख्म को, और उसके बाद छोटे डॉक्टरों या अस्पतालों की तरफ जाकर वक्त जाया ना करे। जो भी आपके करीब बड़ा शहर है जहां में कुत्ते के कांटे का इलाज होता है, आप फौरी तौर पर वहां पहुंचे और वो आपकी वैक्सीनेशन भी करेंगे। जख्म के अंदर कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं इस तरह के, वो आपको दिए जाते हैं और आपको रेबीज से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने ये इलाज नहीं किए और आप में रेबीज की अलामत आ गई तो फिर आपका बचना नामुमकिन है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक है। और अभी तक जी 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 सर, ये हमने वीडियो में देखा है जिस तरह वो जो लड़का है जो वो एकदम से उसको फिट्स पड़े हैं या वो अपने उसको बांधा हुआ है और वो अजीब तरीके से उसका रिएक्शंस आ रहे हैं, वो एक तो अपने मुंह को बार बार चुबा रहा है। ये क्या है, ये अलामत क्या है? ये बड़ी अंदोनाक वीडियो थी और मैंने भी देखी और बड़ी परेशान कुन है। एक तो पेशेंट की प्राइवेसी रखनी चाहिए, हमें उसका फेस वगैरह नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन अब ये इतनी वायरल हो चुकी है कि उस स्टेज से ये गुजर गई है, तकरीबन हर शख्स ने देख लिया है। इस बच्चे का जो नेगेटिव टेस्ट जिस तरह आपने जिक्र किया है वो तो सामने आ चुका है, इसका कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं आया। तो इस वजह से हम वसूख से ये नहीं कह सकते कि इसको क्या रेबीज हुआ भी है या नहीं हुआ, इसको कोई टेटनस हो गया या कोई और बीमारी इस तरह की हो गई जिसकी वजह से उसके अंदर ये अलामतें हैं। तो ये रेबीज का मरीज कंफर्म्ड जो एटलीस्ट अभी तक पब्लिक में इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक नहीं है। अब मैं थोड़ा सा फर्क आपको बता देता हूं कि रेबीज के तकरीबन पिछले 20 साल में 12 लाख केसेस आए हैं और इन 12 पूरी दुनिया के अंदर, और केसेस का मतलब है 12 लाख लोगों की वफात हुई है, यानी उनकी मौत इस बीमारी की वजह से हुई है। उन 12 लाख लोगों में से सिर्फ 20 से 30 लोग ऐसे हैं जिनमें अलामत आई और वो बच गए, और ये पहला केस 2004 में हुआ था जो डॉक्यूमेंटेड है। सो अगर 12 लाख में से 30 लोग बचे हैं तो ये अगर देखा जाए तो ये बेसिकली सिफर ही है, क्योंकि ये जो 30 लोग बचे हैं इनके अंदर भी सीवियर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजार सकती, यानी कि माजूर है। उनकी जान जरूर बच गई लेकिन वो माजूर हैं। सो बीमारी जो है ये इलाज है जब अलामत इसकी शुरू हो जाए। तो आपके पास जो विंडो है वो अलामत से पहले क्या है। तो लोग अक्सर ये करते हैं कि कुत्ते ने काटा, परवाह ना किया गली के कुत्ते ने, और चलो जी डॉक्टर को दिखा लिया, हकीम को दिखा लिया, उसने कुछ बांध दिया। नहीं, मैंने जिस तरह बताया साबुन के साथ अच्छी तरह उसको 15 मिनट तक धोए ताकि जिस तरह जहर उसका निकल सकता है निकल जाए। उसके बाद छोटे अस्पतालों की तरफ जाने पे टाइम ज़ाया ना करें। जो बड़ा शहर आपके करीब पड़ता है इसको इमरजेंसी, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी समझ के वहां पे जाएं और कुत्ते के कांटे का जहां पे बाकायदा इलाज होता है वहां से इलाज कराएं। इलाज इसका हो जाता है जब अगर आपको वैक्सीन लग गई, आपके जख्म का इलाज हो गया तो आप रेबीज से बच जाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता वो इलाज नहीं होता तो फिर आपका बचना नामुमकिन है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि रेबीज की जो वैक्सीनेशन है ये पहले भी करा सकते हैं हम, जिनके घर में जानवर जिन्होंने रखे हुए हैं या पालतू जानवर हैं, या कि ये जो वैक्सीनेशन है ये काटने के बाद ही लगानी होती है? देखिए, जो मतलब जिस तरह मैंने बताया घरों वाले हैं तो वो घर में अपने कुत्ते को ये वैक्सीनेशन करवा देते हैं कि उसको रेबीज ना हो। तो फैमिली नहीं करवाती, वो कुत्ते को करवा लेते हैं, अपने पेट को करवा लेते हैं, और इस वजह से इंसानों को कराने की नहीं जरूरत होती क्योंकि उनका एक्सपोजर तो उस कुत्ते के साथ है। ऐसे लोग जो हाई रिस्क एनवायरनमेंट में रहते हों उनके अंदर बाज दफा वो इस बात पे सोचते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए प्रायर वैक्सीनेशन, क्योंकि हमारा एक्सपोजर नहीं है कुत्तों के साथ, कितने लोगों को
आम लोग इस तरह मसलन इतनी हमारी आबादी है करोड़ों में अंदर, तो वो हर शख्स को इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, इसी वजह से जब अगर आवारा कुत्ते ने काटा है आपको, घर का कुत्ता जो वैक्सीनेटेड है वो काट लेते तो उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो बाहर का कुत्ता है जिसके अंदर रेबीज का खतरा है वो आपको काटता है तो फिर आपको ये सारा करवाना पड़ता है। तो बिल्कुल स्ट्रे डॉग जो है इन्फेक्टेड डॉग्स होते हैं और उसका और जो पेट डॉग्स हैं उनमें फ़र्क तो बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में वेनेमस इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। वेनेमस जो हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। अगर स्पेशली हम बात करें सिंध की तो बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं ड्यूरिंग द फ्लड टाइम्स। जी देखिए जी, सांप काटे का भी इलाज के अंदर टाइम मैटर करता है कि कितनी जल्दी आप उसका इलाज कर लें। तो मैं इसी वजह से बार बार कह रहा हूं कि आप छोटे अस्पतालों की तरफ जाने में टाइम ज़ाया ना करें, और जो भी उस शहर का बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े शहर का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे नॉर्मली ये वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं, और गवर्नमेंट के ही, आपकी बात सही है, अस्पतालों में ये होती है। तो इस वजह से आप बराह रास्त उधर जाएं, बजाय इसके कि आप कभी इस हॉस्पिटल में जाएं, कभी इधर से पता करें। आप जो भी आपके करीब बड़ा शहर है उसका सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और बाद शहरों में कुत्ते के काटे के जो सेंटर्स हैं वो बाकायदा अस्पतालों में बने होते हैं। तो अच्छा। आप टाइम ना जाया करें, सीधे आप फौरन अपने हॉस्पिटल को में भागें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मली हमने ये भी देखा है कि बड़े शहरों में भी जो है वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और नहीं भी होती, ना कम्यूटिंग सिस्टम होता है उस तरह का, तो उनको क्या करना चाहिए? एनी टिप यू वांट टू गिव फॉर अ मेडिकल इमरजेंसी? देखिए, एक तो ये है कि आप उस जो भी आपका वूंड, कुत्ते को पहले लोग किया करते थे, निगरानी में रख लेते थे कि इसमें, क्योंकि पहले आज से बहुत साल पहले कोई 12 टीके लगते थे, वो भी पेट के अंदर, अगर किसी को कुत्ते ने काटा है तो इस वजह से लोग ये भी देखना चाहते थे कि कुत्ता में भी रेबीज है कि नहीं। हर कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होती, मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा। जिस कुत्ते को रेबीज हुई हो और वो आपको काटेगा तो आपको ये बीमारी होगी। तो फिर बाज लोग उस कुत्ते को पकड़ के कहीं अंदर बंद कर लेते थे कि हम देखें इसकी क्या हालत होती है, अगले 3-4 दिन के अंदर ये बचता है या मर जाता है, या इसका क्या हाल होता है, और उसके हिसाब से उनका इलाज होता था। अब ये चीजें नहीं रही हुई। अब ये है कि एक तो अगर आवारा कुत्ते हैं तो उनके करीब ना जाइए। अब बाज लोग उनको प्यार करने चले जाते हैं कि वो, और कुत्ते को नहीं समझ आती कि ये मुझे प्यार करने आ रहा है, मुझे पकड़ने आ रहा है, और वो आगे से अटैक कर लेता है। और जहां पे कुत्तों की बहुत ज्यादा, बाज इलाकों में आवारा कुत्तों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, वहां पे म्यूनिसिपल जो अदारे हैं उनको अपना काम करना चाहिए और इनकी तादाद को एक ह्यूमन तरीके के जरिए कंट्रोल करना चाहिए। और ये इवन इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर में जो कैपिटल है, यहाँ पे कुत्तों के पूरे ग्रोह जाते हैं, मतलब 15-15, 20-20 कुत्ते इकट्ठे दौड़ रहे होते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत सी सोसाइटीज में हमने ये देखा है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि रेबीज के केसेस में फॉल्स नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट किस हद तक जो है मुमकिन साबित हो सकती है? ये मैं आपको नहीं बता सकूंगा कि मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा कि फॉल्स नेगेटिव के क्या चांसेस है, लेकिन हर टेस्ट की फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव जरूर होती है। लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि अगर आपको कुत्ते ने काटा है तो आप एक तो उसका फौरी तौर पे कोई 15 मिनट तक खुले पानी के साथ साबुन मल के उस जख्म को अच्छी तरह धोएं, ताकि आप जितना वो कम कर सकते हैं वो कर लें, और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके आप ट्रीटमेंट लें। आप टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार ना कीजिए, ना वो आपके इलाज के शुरू होने के लिए हमारा जरूरी नहीं है। इस बच्चे का हम इस वजह से ये कह रहे थे कि क्योंकि इसका कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं है पहले कि कोई हुआ है इसका, जब इसको अलामत शुरू हुई थी, तो प्रोबेबली इसको बीमारी कोई दूसरी है, और रेबीज का क्योंकि सर्वाइवल 0% ही है, तो इस वजह से इसके अंदर अगर ये इंप्रूव कर रहा है तो फिर शायद इसमें रेबीज नहीं है। और रेबीज की बीमारी में एक और बात है कि मरीज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होकर फिर थोड़ी देर के लिए बेहतर होती है, जब लोग समझते हैं कि ये मरीज ठीक हो रहा है, और उसके बाद दोबारा उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो एक फेज ऑफ रेमिशन
रेबीज के अंदर आता जरूर है। तो इस बच्चे का हमें पता नहीं है कि इसके अंदर रेबीज थी या कोई और बीमारी थी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे मारूफ एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर जवाद असगर राना, जिनका कहना था कि रेबीज जो है वो बिल्कुल होती है और उन लोगों को होती है जिस कुत्ते ने काटा है, अगर उसको भी रेबी हो तो ट्रांसफ़र की जाती है, वरना ऐसा नहीं होता कि हर कुत्ते के काटने से इंसान को रेबीज हो जाए। और स्पेशली जो लाहौर में केस हुआ है जिसकी वीडियो वायरल की गई है, उनका ये भी कहना था कि उनके चांसेस बहुत कम है कि उनको सिर्फ रेबीज हो, बल्कि उनको कोई ना कोई और मोहलिक बीमारी जो है वो हो सकती है, जिसकी वजह से उनको फिट्स भी आ रहे हैं। और आपने देखा है कि वीडियोस में बहुत सी डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं, एबनॉर्मल एक्टिविटी जो कि हो रही है। तो व्यूअर्स, आप लोग प्लीज़ ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं, एहतियात करें, और ख़ास तौर पे बच्चों को मत भेजें, क्योंकि और सड़क पे भी ना भेजें, क्योंकि ग्रो के ग्रो कुत्ते आपने देखा है हर सोसाइटी में फिर रहे हैं, जिसको स्ट्रे डॉग्स की तरफ से कोई एसोसिएशन नहीं है जिनको वो निकाल सकें या कहते हैं कि शेल्टर हाउसेज में लेकर जा सके। छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रही न्यू पाकिस्तान। व्यूअर्स, कभी कभी ज़िंदगी की हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई उम्र सिर्फ एक कहते हैं नंबर है। जी हाँ, अगर यकीन नहीं आए तो एंड्रयू बोस्टिनो को देख लीजिए, दुनिया के मारूफ तरीन बॉडी बिल्डर, जो 100 साल की उम्र में भी रुकने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। और एंड्रयू बोस्टिनो ने यह साबित कर दिया है कि ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने के लिए उम्र कोई जो है रुकावट नहीं होती। 100 साल की उम्र में भी वो ना सिर्फ जिम जा रहे हैं, बल्कि बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में भी हिस्सा ले रहे हैं, और वो भी इसी जज्बे के साथ जो उन्होंने 13 साल की उम्र में इसका सफ़र आगाज़ किया और करते करते महसूस किया। एंड्रयू गुज़श्ता 87 साल से बॉडी बिल्डिंग की तरबियत हासिल कर रहे हैं। वो नेशनल जिम एसोसिएशन NGA के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो कि एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम के तौर पर अमेरिका में बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के फ़रोग के लिए काम कर रही है, जबकि उनकी अहलिया फ्रांसी बोस्टिनो इसकी सदर हैं। फ्रांसीन ने एक पोस्ट में बताया कि हमें यकीन है कि वो दुनिया के मामूर तरीन बॉडी बिल्डर हैं, और हैरत अंगेज़ बात यह है कि अब वो भी बाकायदगी से तरबियत हासिल कर रहे हैं। मई 2025 में जब एंड्रयू की उम्र 100 साल और 4 माह थी तो उन्होंने NGA के ज़ेरे एहतमाम होने वाले एक बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में शिरकत की। इस उम्र में भी वो ना सिर्फ मैदान में उतरे, बल्कि चैम्पियनशिप, बेल्ट और ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहे। एंड्रयू ने अपनी ज़िंदगी में कई एजाज़ात हासिल किए हैं, मगर उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा फ़ख्र उन्हें उस वक्त आया जब वो याद करते हैं कि दूसरी जंग अजीम के दौरान उन्होंने अमरीकी फ़ौज में खिदमात सर अंजाम दी थी। 1977 में 52 साल की उम्र में उन्होंने सीनियर मिस्टर अमेरिका का एजाज़ जीता था। वो आज भी हफ्ते के 6 दिन बॉडी बिल्डिंग की तरबियत जारी रखते हैं। उम्र के साथ जिसम में आने वाली तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी वर्जिश के अंदाज को भी एडजस्ट किया। फ़ौजी खिदमात के दौरान उनकी टांग मुतासर हुई और बाद में वो फालिज का शिकार हुए, मगर उनके हौसलों ने कभी हार नहीं मानी। एंड्रयू कहते हैं कि मैंने अपनी तरबियत को जिस्म की हालत के मुताबिक ढाला। फालिज के बाद जो है मेरा दायां हाथ पहले जैसा नहीं रहा, मगर तब तक वज़न उठाता हूँ जब तक महसूस ना हो कि अब भी वो जिंदा हैं। उनके मुताबिक लोग अक्सर पूछते हैं कि वो कब रुकेंगे, मगर उनका जवाब हमेशा एक होता है कि मैं उसी दिन रुकूंगा जिस दिन मेरी सांस रुक जाएगी। एंड्रयू बोस्टिनो का कहना है कि उन्होंने ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल किया जो वो चाहते थे, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो या फ़ौजी खिदमात हो, लेकिन अब भी वो अपने लिए जी रहे हैं, अपनी मेहनत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। उनके नज़दीक कामयाबी का राज यही है कि इंसान अपने काम से मोहब्बत करे, क्योंकि जब मोहब्बत बाकी रहे तो ज़िंदगी हमेशा मुतहरिक रहती है। नौजवानों के लिए उनका पैगाम बहुत सादा मगर ताकतवर है। अगर तुम बॉडी बिल्डिंग के ज़रिए मसल्स बनाना चाहते हो तो पहले तसव्वुर करो कि तुम क्या चाहते हो और फिर अपने जहन को उसके लिए तैयार करो। ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि इरादों में होती है। 100 साल की उम्र में भी एंड्रयू बोस्टिनो इस बात की जीती जागती मिसाल है कि इंसान अगर चाहे तो वक्त, उम्र और ताकत सब कुछ शिकस्त दे सकता है। उनकी ज़िंदगी यकीनन साबित करती है कि हौसला, नज़्म ज़ब्त और जज्बा वो ताकतें हैं जो इंसान को हमेशा जवान रखती हैं।
तो कहते हैं ना कि इरादों का कोई वो रोड मैप नहीं होता। इरादे जब पुख्ता हों तो वाकई जो अज़म होते हैं और जो आखिरी मंजिल होती है वो आसान हो जाती है। जिस तरह कि हमने ये मिसाल सुनी, हम आपको रोज़ एक मोनोलॉग में कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि प्रोडक्टिव बताते हैं, और वो ये इसलिए बताते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में इससे मैसेज हासिल कर सकें। ये मैसेज आप लोगों के लिए होता है बेसिकली, क्योंकि आप मोटिवेट हो सकें, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मैसेज से ज़िंदगी जो है वाकई डिफरेंट हो जाती है, और ना सिर्फ डिफरेंट होती है बल्कि खुशगवार भी होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं तो इस किस्म के मैसेजेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और कुछ कर दिखाएं। तो आज हमारे प्रोग्राम का मोटो यही है कि आपने कुछ कर दिखाना है, और कुछ कर दिखाने के साथ साथ बिल्कुल हमारे आप सोशल पेजेस पे भी जाएं और वहाँ भी कुछ कर दिखाएं कंटेंट के ज़रिए, और उस पर कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और व्यूज़, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए पॉजिटिव क्रिएट करता है, और हमेशा देखते रहिए, पसंद करते। न्यू पाकिस्तान अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।